हेलो स्टूडेंट, फौजी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हम आधुनिक भारत के इतिहास की एक सीरीज पर काम कर रहे थे, जिसके आपको 3 वीडियोस ऑलरेडी मिल चुके हैं। और उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम आज बात कर रहे हैं चौथे वीडियो की, और जिसमें कि हम देखेंगे बंगाल पर किस प्रकार अंग्रेजों का नियंत्रण होता है और बंगाल की स्थापना करने वाला व्यक्ति कौन था। अर्थात हम यहाँ पर बंगाल से जुड़े सारे तथ्यों को समझने की कोशिश करेंगे। आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि बंगाल अर्थात बंगाल की क्या स्टोरी है। तो यहाँ हम बात करें स्वतंत्र बंगाल की स्थापना करने का श्रेय एक व्यक्ति को जाता है, जिस व्यक्ति का नाम है मुर्शीद कुली खान। मुर्शीद कुली खां। स्वतंत्र बंगाल की स्थापना का श्रेय जिस व्यक्ति को जाता है, उस व्यक्ति का नाम है मुर्शीद कुली खां। यदि हम इसका कुछ बैकग्राउंड समझें तो सबसे पहले हम बात करते हैं सन 1700 एडी को। 1700 एडी वह घटनाक्रम जब बंगाल वाले क्षेत्र में मुर्शीद कुली खां सन 1700 एडी में, इस समय यह व्यक्ति बंगाल का दीवान था। सन 1700 एडी में मुर्शीद कुली खान उस समय बंगाल का दीवान था, लेकिन इस समय अजीमुशान नामक व्यक्ति उस समय बंगाल का सूबेदार हुआ करता था। दीवान का पद मुर्शीद कुली खान के पास में, सूबेदार का पद अजीमुशान के पास में। ये जो सूबेदार का पद था, ये ज्यादा ताकतवर पद था उस समय, और दीवान का पद उससे कमजोर था। लेकिन ये जो अजीमुशान था, उस समय ये अपना अधिकतम समय दिल्ली में व्यतीत करता था। अधिकतम समय कारण राज दरबार के कार्यों के कारण इनका जो अधिकतम समय बीतता था वो दिल्ली में बीतता था। लेकिन ये जो मुर्शीद कुली खान है, इसका अधिकतम समय बंगाल में ही रहना था। इसको ये अधिकतम समय बंगाल में रह रहा है। सूबेदार कहाँ जा रहा है? अधिकतम समय दिल्ली में रह रहा है। लेकिन कालांतर में जाकर लगभग 1717 एडी में जाकर 1717 एडी में वह समयकाल जब फर्रुखसियर नामक शासक का समयकाल होता है। फर्रुखसियर नामक शासक का समयकाल, जिसको कि हम देखें 1717 में, यह वह समय जब उत्तर मुगल काल के शासकों का दौर था। इस समय मुगल सम्राट कमजोर था। उसी समय इस फर्रुखसियर ने 1717 के आसपास सूबेदार का जो पद था, ये मुर्शीद कुली खान को सौंप दिया। ध्यान रखिए, पहले यह बंगाल वाले क्षेत्र में सूबेदार था। कालांतर में 1717 एडी के आसपास फर्रुखसियर नामक शासक ने इसको सूबेदार बनाया, और सूबेदार जैसे ही बनाता है उसके बाद ये स्वतंत्र बंगाल की स्थापना कर देता है। इसके पीछे यदि हम कारणों को जानने की कोशिश करें तो सबसे बड़े कारण हमारे सामने यहाँ ही आते हैं कि उस समय मुगल सम्राट कमजोर था। इस वजह से कमजोर शक्ति का फायदा उठाकर, ये आप भली भांति जानते हो कि राज्य अपनी शक्ति को बढ़ा लेते हैं। केंद्रीय शक्ति यदि कमजोर हो रही है तो छोटी शक्तियों को उठने का मौका मिल जाता है, और उसका जो उदाहरण है वो हमारे सामने बंगाल है। यदि हम बात करें इस मुर्शीद कुली खां के बारे में, तो इसके उस समय क्या क्या घटनाक्रम हुए थे, उन घटनाक्रमों की यदि हम बात करें तो ये पहले हर एक व्यक्ति के साथ ऐसा होता था कि यदि वे शासक बन रहे तो उनके खिलाफ विद्रोह अवश्य होते थे। और इस मुर्शीद कुली खां के साथ कई विद्रोह हुए, जिनमें से 3 विद्रोह महत्वपूर्ण है। पहला विद्रोह जिन्होंने किया था वो था साधु सीताराम राय। साथ ही एक
उदय नारायण, साथ ही एक और व्यक्ति था गुलाब मोहम्मद नाम का। पहला विद्रोह करने वाले ये 3 व्यक्ति थे। साथ ही दूसरा विद्रोह करने वाला व्यक्ति सुजात खान था, और जिसने तीसरा विद्रोह किया था उस व्यक्ति का नाम था नजात खान। इस समय शासक अपने इनिशियल फेज में ही था, और उसी समय इनके खिलाफ क्या हो जाते हैं, विद्रोह हो जाते हैं। और विद्रोह मुख्यतः 3 हुए थे। यदि हम देखें आगे के घटनाक्रमों को, तो सबसे पहला घटनाक्रम जो इससे महत्वपूर्ण है वो यह है कि इसने बंगाल की राजधानी ढाका से ट्रांसफर करके मुर्शिदाबाद ले गया, जो कि इसी के नाम पर बसाया गया शहर था। अर्थात इसने सर्वप्रथम अपनी राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर दिया। साथ ही इसने टैक्सेशन व्यवस्था के लिए इजारेदारी व्यवस्था का निर्माण किया। अब ये इजारेदारी व्यवस्था क्या होती है? इजारेदारी का मतलब होता है ठेके प्रथा, अर्थात ठेके पर भूमि राजस्व वसूलना, भूमि राजस्व का वसूलना। इसे ही किस नाम से जाना जाता है? इजारेदारी व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। इसने उस समय और भी कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए थे, जो कि एक महत्वपूर्ण कार्य यह था कि इसने अधिकांश भूमि को खालसा भूमि में कन्वर्ट कर दिया। खालसा भूमि में कन्वर्ट कर दिया। खालसा भूमि का तात्पर्य यहां इस चीज से है कि यह भूमि प्रत्यक्ष रूप से शासक के कंट्रोल में रहेगी, शासक के नियंत्रण में रहेगी। खालसा भूमि का मतलब था कि ये जो भूमि, अगर जिसने खालसा भूमि डिक्लेयर कर दिया इसने, तो वो डायरेक्ट तौर पर मुर्शिद कुली खान के साथ हो जाएगी, और वहां से जो टैक्स लेगा वो भी मुर्शिद कुली खान ही लेगा। इसी वजह से यहां पर खालसा भूमि में कन्वर्ट कर रहे हैं। साथ ही उस भूमि पर पैदावार बढ़ाने के लिए तकावी ऋण दिए। यहां तकावी ऋण से तात्पर्य यह है एग्रीकल्चर लोन, जो कि आज समय में आप केसीसी के रूप में जानते हो। उस समय शासक कृषि का जो ऋण देते थे उसे किस नाम से जाना जाता था? तकावी ऋण के नाम से। इसने बंगाल की प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने का काम किया, जिसको आप इस रूप में समझ सकते हो कि एक तो राजधानी को ट्रांसफर कर रहा है, साथ ही इसने किसानों को तकावी ऋण देना चालू कर दिए। उसके साथ ही इसने भूमि को खालसा भूमि में परिवर्तित करना चालू कर दिया। साथ ही इसने भू राजस्व के लिए इजारेदारी व्यवस्था का शुरुआत कर दी। ठेका प्रथा की शुरुआत करने वाला व्यक्ति भी कौन माना जाता है? मुर्शिद कुली खान माना जाता है। ठीक इसी प्रकार से ये बंगाल का स्वतंत्र बंगाल के शासक के रूप में जाना जाता है। साथ ही हम यदि देखें तो इसका जो समयकाल रहता है वो ज्यादा नहीं रहता। मुर्शिद कुली खान के, यदि अपन एग्जैक्ट समयकाल की बात करें मुर्शिद कुली खां के, तो वो जो समयकाल रहता है शासक बनने का 1717 से लेकर 1727 एडी के मध्य में। 1717 में ये सूबेदार की पद से हटकर बंगाल का उस समय नवाब बनता है या शासक बनता है, और 1727 में इसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन मृत्यु के समय इसके कोई संतान नहीं थी, अर्थात उत्तराधिकार नहीं था। इसी क्रम में इसने अपने दामाद सुजाउद्दीन को शासक नियुक्त कर दिया। अगला जो बंगाल का नवाब बनकर आएगा या शासक के रूप में जो उभरेगा वो रहेगा सुजाउद्दीन, जो कि 1717 से 1739 तक के समयकाल में रहेगा। साथ ही हम यहाँ यदि देखें कि सुजाउद्दीन के टाइम पर ऐसा कोई खास कार्य नहीं किया इसने कि हम इसको इतिहास में याद रखें। उसके बाद एक और शासक बनता है जो कि सरफराज खान होता है, जिसका समयकाल 1739 में रहता है। अर्थात जैसे इसकी डेथ हो जाती है 1739 में, उसके बाद शासक कौन बनता है? सरफराज खान। यदि हम सरफराज खान की बात करें तो सरफराज खान के समय एक महत्वपूर्ण घटना होती है, जिसे कि हम घिरिया का युद्ध या कहीं कहीं आपको गेरिया का युद्ध भी लिखा हुआ मिलेगा, जिसमें इसका जो एग्जैक्ट समयकाल की बात करें
तो वो लगभग 1740 एडी में, जिसको कि आप घेरिया का युद्ध या गिरिया का युद्ध भी कह सकते हो। गिरिया का युद्ध। इस युद्ध में घटनाक्रम क्या होता है, यदि हम बात करें इस घेरिया या घिरिया का युद्ध दो व्यक्तियों के मध्य होता है। पहला व्यक्ति कौन है, सरफराज खान। पहला व्यक्ति सरफराज खान। और सरफराज खान कौन है उस समय का, बंगाल का नवाब। साथ ही जो दूसरा व्यक्ति होता है वो है अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खान। और ये जो अलीवर्दी खान उस समय का बिहार का नवाब था ये, लेकिन ये भी राज्य विस्तार करने के क्रम में लड़ाई लड़ जाता है गिरिया का युद्ध के रूप में। इन दोनों के मध्य में गिरिया का युद्ध होता है, पराजय हो जाती है उसमें सरफराज खान की, अर्थात ये हार जाता है। जीत कौन रहा है वहां पर, अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खान, यहाँ क्या घटनाक्रम है कि अलीवर्दी खान की जीत हो जाती है। तो परिणाम ये निकलेगा कि यहाँ पर अलीवर्दी खान शासक बन जाएगा। और 1740 में अगला जो शासक बनकर आता है बंगाल में उसका नाम है अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खान। आपको इन शासकों का क्रम याद रखना पड़ेगा। कारण यह है क्योंकि अधिकांश प्रश्न इन शासकों के नाम से ही पूछे जाते हैं। कई बार ऐसा पूछा जाता है कि बताइए प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था। इसी वजह से यहाँ इनके आपको नाम याद रखने पड़ेंगे। जैसे ये अलीवर्दी खान शासक बनता है यहाँ पर, तो शुरुआत में इसको मान्यता लेनी पड़ेगी। मान्यता किससे, मुगल सम्राट से। कारण इसका क्या है, क्योंकि इसको शुरुआत में मुगल सम्राट से मान्यता लेनी पड़ेगी। उस समय की सबसे बड़ी शक्ति कौन थी, तो वो था जहांपना, मुगल सम्राट। इस क्रम में भी इनको यहाँ पर परमिशन लेनी पड़ेगी। दूसरी चीज, पहले जिसने बिहार वाले राज्य ने बंगाल पर अटैक किया है, ये अप्रत्यक्ष तौर पर तो मुगल सम्राट के ही नियंत्रण में था, लेकिन अगर ये अटैक कर रहा है और इसको यदि राजनीतिक रूप से मान्यता चाहिए तो इसको यहाँ पर मुगल सम्राट से मान्यता लेनी पड़ेगी। अब जैसे ही अलीवर्दी खान यहाँ शासक बनता है, तुरंत ये क्या करता है, मुगल सम्राट को 2 करोड़ रुपए नजराना भेजता है। 2 करोड़ रुपए नजराना। नजराना किस रूप में भेज रहा है, ये मान्यता लेने के क्रम में। अर्थात ये मान्यता लेना चाहता है कि मुझे आप शासक की मान्यता दे दीजिए, और बदले में इसने क्या भेज दिया वहां पर, 2 करोड़ रुपए। अलीवर्दी खान एक बेहद चतुर व्यक्ति था। उसने अपने जीवन काल में मुगल सम्राट को केवल और केवल 2 करोड़ रुपए का नजराना दिया। उसके बाद मुगल सम्राट को उसने बाय बाय कह दिया। कारण उसका, क्योंकि मुगल सम्राट भी उतना योग्य नहीं था और ये एक कूटनीतिक व्यक्ति था। इसने अपने जीवन काल में केवल मुगल सम्राट से एक आंशिक रूप से मान्यता लेने के लिए शुरुआत में ही 2 करोड़ का नजराना दिया था। उसके बाद इसने अपने जीवन काल में कुछ भी नहीं दिया। अब इस समय एक सबसे बड़ी दक्कन में शक्ति बनकर आ रही थी और वो थे मराठा। अब इसको उनसे भी पंगा, अर्थात मराठाओं से भी इसको क्या था, पंगा होने का खतरा था। इस क्रम में मुगल सम्राट को इसने मैनेज किया 2 करोड़ रुपए देकर। साथ ही अब ये यहाँ क्या कर रहा है कि 1751 के आसपास इन मराठाओं से क्या कर लेता है, यहाँ पर सुलह कर लेता है। इन मराठाओं से सुलह कर लेता है। और उस सुलह का परिणाम क्या होता है कि उड़ीसा का क्षेत्र और चौथ देना ये स्वीकार कर लेगा। इसने कह दिया यहाँ पर कि मैं आपको उड़ीसा का क्षेत्र प्लस चौथ देना स्वीकार कर लूंगा। चौथ का मतलब ये था कि उस पर्टिकुलर क्षेत्र की जो जितनी भी आमदनी होती है उसका लगभग 1/4 हिस्सा,
ये किसके पास चला जाएगा? मराठाओं के पास चला जाएगा। मराठा बदले में क्या करेंगे कि मराठा इन पर अटैक नहीं करेंगे। इसने उस समय मुगल सम्राट को भी बैलेंस कर लिया, साथ ही उस समय के मराठाओं को भी इसने यहाँ पर क्या किया, चोट देकर स्वीकार कर ली, चोट देना स्वीकार कर लिया। और साथ ही यहाँ पर इसने क्या किया, उड़ीसा को भी अंग्रेजों को कुछ भाग के तौर पर दे दिया। लेकिन कालांतर में अलीवर्दी खान को यह समझ में आ चुका था कि हम अंग्रेजों से पंगा नहीं ले सकते। अलीवर्दी खान को यह समझ में आ चुका था कि हम अंग्रेजों से पंगा नहीं ले सकते। कारण उसको पता था कि अंग्रेज इससे भी ज्यादा कूटनीतिक व्यक्ति है। अब इस क्रम में इसने पंगा नहीं लिया अंग्रेजों से। इसका मानना यह था कि यूरोपियन उस मधुमक्खी की तरह है, जिनको यदि आप नहीं छेड़ोगे तो वो आपको शहद देगी, और यदि आप उनको छेड़ोगे तो आपको काट काट कर मार डालेगी। अब इसने अपने प्रशासन को चलाने के लिए सबसे पहले मान्यता ली। मान्यता किससे ली? मुगल सम्राट से। साथ ही इसने अपने प्रशासन को संभालने के लिए मुगल सम्राट से मान्यता ली, लेकिन मराठाओं से सुरक्षा के लिए चोट देना स्वीकार कर लिया। अंग्रेजों के मामले में इसने बोलना बंद कर दिया। अंग्रेजों को तो इसने साफ कह दिया कि यूरोपियन तो वो मधुमक्खी है जिनको यदि आप नहीं छेड़ोगे तो ये आपको क्या देगी, शहद देगी, और यदि आप इनको छेड़ोगे तो ये आप इनको काट काट कर मार डालेगी। ये अलीवर्दी खान का कथन है, कारण कि वो अंग्रेजों को अच्छी तरीके से जानता है। लेकिन कालांतर में लगभग 1756 के आसपास इस अलीवर्दी खान की मौत हो जाती है, अर्थात ये परलोक सिधार जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो एक्चुअल घटनाक्रम चल के आता है सामने, वो दिखाई देता है हमें, और उसको कि हम बंगाल के अधिग्रहण के रूप में जानते हैं। अर्थात किस प्रकार बंगाल का अंग्रेजों ने अधिग्रहण किया था। उस क्रम में यदि हम यहाँ देखें कि 1757 से लेकर 1764 वह समय काल जब बंगाल की अर्थव्यवस्था की हालत खराब करने का जिम्मेदार खुद बंगाल का नवाब था, साथ ही साथ वहां रचे जाए षड्यंत्र प्लस अंग्रेजों की कूटनीति। 1757 से लेकर 1764 महज 7-8 वर्षों में बंगाल पर अंग्रेजों ने नियंत्रण स्थापित कर लिया। उस समय 18वीं शताब्दी की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में बंगाल पर अंग्रेजों का नियंत्रण होना एक ऐसी घटना थी कि जिसने अंग्रेजों को एक आधार देने का काम किया। ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि महज 7 वर्षों में इन्होंने लगभग सिराजुद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम, उसके बाद पुनः मीर जाफर का टाइम पीरियड देख लिया। अर्थात ये इतने अयोग्य शासक बनकर सामने आए कि लगभग 6 से 7-8 वर्षों में ही इन्होंने बंगाल को अंग्रेजों को सुपुर्द कर दिया। इसी क्रम में सबसे पहले अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद जो शासक बनता है वो उनका दामाद होता है, अर्थात अपनी दोहित्री का पुत्र, जो कि उस समय शासक बनता है। इसकी यदि हम बात करें तो अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद शासक बनता है सिराजुद्दौला। अब ये सिराजुद्दौला भी अंग्रेजों को भली भांति जानता था, और इस समय तक आते आते सिराजुद्दौला की यदि हम शासन काल की बात करें तो ये 1757 एडी का समय काल है। इस सिराजुद्दौला के आते आते अंग्रेज भी अपने आप को मजबूत कर चुके थे। इसी क्रम में सिराजुद्दौला जैसे ही शासक बनता है उस समय बंगाल वाले क्षेत्र में अंग्रेजों का आतंक हो जाता है।
इस चीज का सिराजुद्दौला भली भांति परिचित था और इसी क्रम में इस सिराजुद्दौला ने उस समय अंग्रेजों की बस्ती, जिसको कि आप फोर्ट विलियम के नाम से भी जानते हो, उस क्षेत्र में अंग्रेजों से साफ शब्दों में कह दिया कि आप किलेबंद कोठियों का निर्माण नहीं कर सकते, साथ ही आपको सिराजुद्दौला के अंडर में रहकर काम करना पड़ेगा। अंग्रेज बात मानने वाले नहीं थे। इस क्रम में सिराजुद्दौला ने यहां पर अटैक कर दिया, आक्रमण कर दिया। जैसे ही इसने आक्रमण किया यहां पर, तो अंग्रेजों को फोर्ट विलियम से भगा दिया और अंग्रेज भाग गए फुल्टा द्वीप। अंग्रेज कहां भाग गए? फुल्टा द्वीप। जैसे ही अंग्रेज फुल्टा द्वीप भाग गए तो फोर्ट विलियम पर अधिकार किसका हो गया? सिराजुद्दौला का। फोर्ट विलियम किसके नियंत्रण में आ गया? सिराजुद्दौला का। सिराजुद्दौला ने इस फोर्ट विलियम अर्थात उस समय का ये जो क्षेत्र था, इसका नाम बदलकर रख दिया अलीनगर। अलीनगर नाम इसका परिवर्तित करके क्या रख दिया? अलीनगर। जब इसने फोर्ट विलियम पर अटैक किया तो उस समय एक महत्वपूर्ण घटना होती है और उस घटना के बारे में ऐतिहासिक रूप से उसके कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन कई इतिहासकारों द्वारा वो चीजें बताई जाती है, लेकिन ऐसा मुश्किल ही शायद पॉसिबल होगा। वो घटना क्या थी? वो घटना थी ब्लैक होल ट्रेजेडी, जिससे कि 20 जून 1756 को घटित हुई थी। 20 जून 1756 ब्लैक होल की घटना, जिसको बताने वाला व्यक्ति कौन था? हालवेल। अर्थात जब सिराजुद्दौला ने लगभग 146 अंग्रेजों को, अप्रोक्स 146 अंग्रेजों को पकड़कर एक कोठरी में बंद कर दिया, तो विदिन 24 घंटे यहां से लगभग 23 लोगों की क्या हो गई? डेथ हो गई। 23 लोगों की डेथ हो गई थी उस समय। 23 लोग ही यहां पर बच पाए थे, डेथ ना होकर केवल और केवल 23 लोग बच पाए थे। इस क्रम में जो व्यक्ति बचा था उस व्यक्ति का नाम था हालवेल। और हालवेल ने क्या बताया था यहां पर कि ये सारा घटनाक्रम हुआ है। यहां ब्लैक होल की घटना के बारे में जो बताने वाला व्यक्ति था उसका नाम था हालवेल। इस हालवेल ने ये घटना बताई कि ऐसे करके सिराजुद्दौला ने इतने व्यक्तियों को पकड़कर डाल दिया है एक कोठरी में, और वहां विदिन एक दिन में ही लगभग 23 लोग ही उसमें से बच पाए थे, और बचने वाले व्यक्ति का नाम था हालवेल। जब ये घटना ब्रिटेन की संसद के पास में पहुंची तो उसके बाद ये पूरा घटनाक्रम एक अलग रूप ले लेगा, क्योंकि उस समय ब्रिटेन की संसद के पास में जैसे ये घटनाक्रम पहुंचता है उसी समय यहां पर रॉबर्ट क्लाइव जैसे व्यक्ति का आगमन हो चुका था। उस रॉबर्ट क्लाइव का जैसे ही यहां आगमन होता है तो वो बंगाल वाले क्षेत्र में आगे घटनाक्रमों को अंजाम देता है। अब जैसे ही बंगाल वाले क्षेत्र में रॉबर्ट क्लाइव का आगमन होता है, रॉबर्ट क्लाइव का आगमन, जैसे ही रॉबर्ट क्लाइव का यहां आगमन होता है उसी समय यहां पर फ्रांसीसी और अंग्रेजों के मध्य में संघर्ष चल रहा था। फ्रांसीसी व अंग्रेजों के मध्य आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष चल रहे थे। उसी क्रम में डुप्ले ने मद्रास पर अटैक किया। परिणाम यह निकला कि उस समय रॉबर्ट क्लाइव और वाटसन इन दोनों ने मिलकर फ्रांसीसी बस्ती चंद्रनगर पर कब्जा कर लिया। अब जैसे ही इन्होंने चंद्रनगर पर कब्जा किया तो अंग्रेजों की स्थिति इस समय बंगाल वाले क्षेत्र में अच्छी हो चुकी थी। अब जैसे ही इनकी स्थिति यहां अच्छी हो जाती है उसके बाद ये भी ताकतवर हो जाते हैं बंगाल वाले क्षेत्र में। अब बंगाल के क्षेत्र में जैसे ये ताकतवर होते हैं और यहाँ सिराजुद्दौला इनसे पहले से ही चिढ़ा हुआ था, जिस क्रम में ये भी बदला लेना चाह रहे हैं क्योंकि हालवेल ने उस घटना को ब्रिटेन पहुंचा दिया। इस क्रम में इस चंद्रनगर पर इनका आधिपत्य हो जाता है अंग्रेजों का। उसके बाद अंग्रेज ताकतवर हो जाते हैं। इस क्रम में फिर सिराजुद्दौला से ये संधि करते हैं और उस संधि को
अलीनगर की संधि के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ अलीनगर की संधि की यदि हम तारीख की बात करें तो वो लगभग फरवरी 1757 में मानी जाती है। अलीनगर की संधि फरवरी 1757। यहाँ ये संपूर्ण घटनाक्रम चल रहा है। उसी क्रम में सिराजुद्दौला यहाँ पर खुणसका के बैठा है। कारण उसका क्या है? क्योंकि सिराजुद्दौला यहाँ पर अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे हैं। उसका कारण था कि इसके जितने भी जो सेनापति थे और इसके आसपास के जो भी लोग थे, ये कभी नहीं चाहते थे कि सिराजुद्दौला यहाँ पर शासक बने। इस क्रम में जो जो व्यक्ति थे, उन व्यक्तियों की यदि हम बात करें तो एक खुद इसका सेनापति मीर जाफर, इसकी एक मौसी थी जिसका नाम घसीटी बेगम, घसीटी बेगम के साथ ही एक पूर्णिया का नवाब शौकत जंग, एक अमीन चंद नामक व्यक्ति, साथ ही एक बैंकर जगत सेठ था। ये सभी सिराजुद्दौला को शासक बना हुआ नहीं देखना चाहते थे। जिनमें से जो प्रमुख व्यक्ति था उस व्यक्ति का नाम था मीर जाफर, जो कि अगले नवाब के रूप में भी अस्तित्व में आएगा। इन सभी का एक संयुक्त सलाह के आधार पर आगे प्लासी के युद्ध की पृष्ठभूमि तय होगी, जिसमें कि हम ये देखेंगे कि सिराजुद्दौला को युद्ध करने के लिए उकसाने वाले कौन थे? ये सभी व्यक्ति। और उससे पहले ही ये कासिम बाजार नामक स्थान पर वाटसन से मिल चुके थे। ये केवल और केवल अंग्रेजों का षड्यंत्र था। इसी क्रम में ये लोग आपस में आमने सामने होते हैं, और आमने सामने कब होते हैं? ये 23 जून 1757 को, 23 जून 1757 को। अब आमने सामने कौन कौन हो रहे हैं? एक तरफ हो रहा है सिराजुद्दौला। अब सिराजुद्दौला का साथ कौन कौन दे रहे हैं? वास्तव में साथ तो केवल कुछ लोग ही दे रहे हैं, लेकिन यहां पर ऐसे साथ देने वाले व्यक्ति जो कि इसके साथ षड्यंत्र कर रहे थे, उनमें मीर जाफर जो कि सेनापति था, साथ ही पूर्णिया का नवाब शौकत जंग, बैंकर जगत सेठ, मौसी घसीटी बेगम। अब इधर से एक व्यक्ति उस समय जिसका आगमन हुआ वो था रॉबर्ट क्लाइव। क्लाइव का यहां आगमन हो चुका था, प्लस उसका साथ देने के लिए कौन था? वाटसन। इनके मध्य में युद्ध होता है, जिसे आप युद्ध ना कहकर केवल और केवल षड्यंत्र की संज्ञा दे सकते हो। कारण उसका, क्योंकि ये युद्ध ही नहीं हुआ। 23 जून 1757 को कोई युद्ध नहीं हुआ। वहां पर कोई छोटी मोटी झड़पें हुई थी, जिसमें से सिराजुद्दौला के जो विश्वास पात्र व्यक्ति थे मीर मदान और मोहनलाल, इन दो व्यक्तियों की डेथ होती है। मोहनलाल, इन दो व्यक्तियों की डेथ होती है जो कि लड़ते हुए मारे जाते हैं। अन्यथा बीच युद्ध में ये मीर जाफर सलाह देता है सिराजुद्दौला को कि हम युद्ध जीत जाएंगे, आप चले जाइए यहाँ से, क्योंकि हमारे पास सैनिक शक्ति ज्यादा है। अब जैसे ही ये सिराजुद्दौला को वापस भेजता है, उसके बाद ये लोग तो अंग्रेजों से मिल जाते हैं। कुछ छोटी मोटी झड़पें होती हैं जिनमें नवाब का जो वास्तव में ही साथ दे रहे थे उन व्यक्तियों की यहाँ पर डेथ हो जाती है। तो हम यहाँ इस युद्ध को केवल और केवल एक षड्यंत्र की संज्ञा दे सकते हैं। प्लासी का युद्ध कोई वास्तव में युद्ध ना होकर पहले से ही प्री प्लान एक षड्यंत्र था, जो कि उस समय कासिम बाजार में वाटसन ने रचा था। सभी लोगों को पहले ही सेट कर लिया था उस व्यक्ति ने कि आप ऐसे युद्ध में आओगे, युद्ध में आने के बाद वहां पर आप ऐसे करोगे, घटनाओं को अंजाम दोगे, तत्पश्चात हम आप लोगों को मिलकर शासक बना देंगे। जिसमें कि अगला शासक किसको बना रहे हैं? मीर जाफर को। 1757 में प्लासी के युद्ध में हार के बाद में अगला जो शासक रहेगा वो रहेगा मीर जाफर। यदि हम शासकों का क्रम देखें
तो सबसे पहले जो व्यक्ति शासक बनता है बंगाल वाले क्षेत्र में, उस व्यक्ति का नाम है मुर्शीद कुली खान, जिसका जो समयकाल रहता है वो 1717 से लेकर 1727 तक। उसके बाद जो दूसरा व्यक्ति आता है वो होता है सुजाउद्दीन, जिसका समयकाल रहता है 1727 से 1739 तक। उसके बाद शासक बनता है सरफराज खां, जिसका जो समयकाल रहता है वो 1739 से 1740 के मध्य का रहता है। सरफराज खान के बाद जो शासक बनता है उसका नाम है अली वर्दी खान। इसका जो समयकाल रहेगा वो 1740 से लेकर 1756 तक रहेगा। उसके बाद जो व्यक्ति शासक बनता है उसका नाम है सिराजुद्दौला। अब जो सिराजुद्दौला का शासनकाल है वो लगभग 1756 से लेकर 1757 तक का समयकाल है। सिराजुद्दौला के बाद जो शासनकाल आता है वो आता है मीर जाफर का। मीर जाफर की यदि हम समयकाल की बात करें तो 1757 से 1760 का रहता है। मीर जाफर के बाद ये पुनः एक कठपुतली नवाब बनाते हैं जिसको कि मीर कासिम कहा जाता है, जिसका जो समयकाल रहता है वो 1760 से 1763 के बीच में रहता है। मीर कासिम के बाद ये पुनः मीर जाफर को शासक बनाते हैं, मीर जाफर, जिसका जो समयकाल रहता है वो 1763 से 1765 के बाद रहता है। जैसे ही इन्होंने यहां पर ये महत्वपूर्ण शासक बनाए, उसके बाद दो कठपुतली नवाब और बनाते हैं, जिसमें से जो पहला व्यक्ति होता है उसका नाम है नजमुद्दौला, जिसका की जो समयकाल है वो 1765 से 1766 के बीच में रहता है। और लास्ट में एक व्यक्ति जो कि बिल्कुल ही नाम मात्र के बनाते हैं, जिसको कि सैफ उद दौला के नाम से जानते हो, जो कि 1766 से लगभग 1770 के आसपास रहता है। फिर बाद में इन शासकों को बिल्कुल ही लाइन से हटा दिया जाता है। ये शासकों का क्रम याद रखना पड़ेगा, स्पेशली अलीवर्दी खान, सिराजुद्दौला, मीर जाफर और मीर कासिम से संबंधित। अब ये प्लासी के युद्ध के बाद में मीर जाफर को शासक बना देते हैं। जैसे इन्होंने मीर जाफर को शासक बनाया तो बंगाल में ये लूट खसोट चालू कर देते हैं और बंगाल में इनकी लूट चालू हो जाती है। अब इस लूट के क्रम में सबसे पहले तो इस मीर जाफर ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उसके साथ साथ ही 24 परगना वाला क्षेत्र, जहां से इनको चुंगी मुक्त व्यापार दे दिया, अर्थात आप बिल्कुल भी टैक्स नहीं दोगे, यहाँ पे आप फ्री व्यापार करो। उससे पहले भी इनको 1717 ईडी में एक व्यापार मिला था, यहाँ पर फरमान। उस फरमान में मुगल सम्राट ने साफ शब्दों में इनको 3000 रुपए वार्षिक कर के बदले चुंगी मुक्त व्यापार का फरमान दिया, परंतु भारतीय जो टैक्स देते थे उन टैक्सों को तो देना ही पड़ता था इनको। लेकिन यहां जाकर जो भारतीय भी टैक्स दे रहे हैं उनको भी देने से मना कर दिया, भाई आप ऐसे टैक्स भी मत दीजिए जो भारतीय देते हैं। इस क्रम में इनको यहाँ पर व्यापार के लिए रियायतें मिल जाती है और बंगाल में खुली लूट का समयकाल शुरू हो जाता है 1717 से 1757 से 1760 के मध्य में। यदि हम यहाँ देखें 1760 में जब ये मीर जाफर इनको देता परेशान हो जाता है, कारण उसका कि बंगाल के राजस्व में धन ही नहीं है। अब धन कहाँ से आएगा? टैक्स जमा करने से आएगा। अब टैक्स ये दे नहीं रहे, भारत वालों को भी नहीं देने दे रहे। इस वजह से मीर जाफर इस समय कंगाल हो चुका था। इस क्रम में इसने कहा कि भाई मैं तो अब टैक्स नहीं दे सकता या फिर आपकी फरमाइश पूरी नहीं कर सकता। इनका भी साफ शब्दों में कहना था भाई अगर आप फरमाइश पूरी नहीं कर सकते तो आप गद्दी छोड़िए। इस क्रम में इन्होंने एक और व्यक्ति को शासक बना दिया और वो कौन था? मीर कासिम। मीर कासिम को जब इन्होंने शासक बनाया वो समयकाल लगभग 1760 का है। अब जैसे ही मीर कासिम को समयकाल यहाँ पर शासक आता है, मीर कासिम को ये शासक बनाते हैं, तो उस क्रम में इनको पुनः छूट मिलती है। अब छूट कौन कौन से क्षेत्र में मिलती है? चटगांव वाले क्षेत्र में, बंगाल, बिहार, उड़ीसा में
पहले से ही थी। ऐसे कोई क्षेत्र जिसमें स्पेशली बंगाल, बिहार, उड़ीसा का क्षेत्र, वहां इनको परमिशन मिल जाती है। साथ ही के साथ यहाँ पर उस समय इस 1760 में जब मीर कासिम को यहाँ का नवाब बनाया जाता है, उस समय यहाँ पर जो व्यक्ति था उसका नाम था वेंसेस्टार्ट। और वेंसेस्टार्ट ने इस समय को 1760 की क्रांति का, अर्थात यहाँ पर 1760 में इन्होंने कहा कि ये तो क्रांति है 1760 की। अब ये क्रांति ये खुद कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, शासक परिवर्तित किया है। इस क्रम में 1760 में जैसे ही मीर कासिम शासक बनता है, तो मीर कासिम के शासक बनने के बाद यहां पर पुनः लूट चालू हो जाती है। लेकिन ये मीर कासिम पहले से ही जानता था अंग्रेजों को। मीर कासिम पहले से ही जानता था अंग्रेजों को। कारण इसका, क्योंकि ये परिचित था इनसे। इस मीर कासिम ने अंग्रेजों से बचने के लिए कई कार्य किए। इनमें से सबसे पहला तो इसने अपनी राजधानी को परिवर्तित किया, अर्थात ट्रांसफर किया, राजधानी को ट्रांसफर कर दिया। साथ ही राजधानी को ट्रांसफर करने के साथ इसने यूरोपियन मॉडल पर सेना विकसित की। सेना विकसित कर ली इसने, क्योंकि अंग्रेजों से पता था इसको कि अंग्रेजों से एक न एक दिन लड़ाई होगी। इस क्रम में इसने सबसे पहले तो राजधानी को ट्रांसफर कर लिया। कारण यहाँ का, क्योंकि पहले इनकी राजधानी थी मुर्शिदाबाद, जो कि ढाका से स्थानांतरित होकर आई थी। उसके बाद इसने कहाँ चेंज कर लिया, मुंगेर। और मुंगेर में इसने आधुनिक तोपों का कारखाना भी लगवाया। अब यहां राजधानी ट्रांसफर करने का इसका कारण क्या है? राजधानी ट्रांसफर करने का सबसे बड़ा कारण यहाँ पे ये है कि ये नहीं चाहता कि राजधानी जहां शासक रहता है वहां अंग्रेजों का निरंतर हस्तक्षेप रहे। इस क्रम में इसने राजधानी को परिवर्तित कर लिया कि रोज रोज का डिस्टरबेंस नहीं होगा। ठीक है, यूरोपियन मॉडल पर इसने सेना विकसित की, क्योंकि इसको पता था कि अंग्रेजों से युद्ध कभी भी करना पड़ सकता है। साथ ही साथ इसने अंग्रेजों को समय समय पर टैक्स देने से मना कर दिया। अंग्रेज जब भी पैसे मांगते थे तो ये मना कर देता था। मना करने का कारण क्या था? भाई मेरे पास तो पैसे है ही नहीं। तो इसने समय समय पर टैक्स देना मना किया। समय समय पर टैक्स देना मना किया। अब मना करने का कारण क्या था यहाँ पर? कि इसके पास में पैसे ही नहीं है, और ये वास्तव में भी मना करना चाहता था, क्योंकि धीरे धीरे जो हस्तक्षेप कर रहे थे अंग्रेज, उनसे बचना चाहता था। साथ ही उस समय इस मीर कासिम ने एक एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिया, एक अतिरिक्त कर लगा दिया, जिस कर को कि आप खिजरी कर के रूप में भी जानते हो। खिजरी कर। खिजरी कर वह अनिवार्य टैक्स था जो कि अंग्रेजों को भी देना पड़ता था। अब यहाँ वही कहावत आ गई कि मेरी बिल्ली और मेरे से ही म्याऊं कर रही है। मतलब यहाँ क्या है कि अंग्रेजों ने ही मीर कासिम को शासक बनाया, और मीर कासिम अंग्रेजों से ही क्या कर रहा है, यहाँ पर टैक्स वसूल रहा है। और टैक्स भी किस रूप में? खिजरी कर के रूप में, कि आपको अनिवार्य टैक्स देना पड़ेगा यदि आप भारत से व्यापार कर रहे हो तो अनिवार्य टैक्स देना पड़ेगा। इस क्रम में इसने सभी भारतीयों को भी टैक्स मुक्त कर दिया कि अगर अंग्रेज टैक्स नहीं दे रहे तो आप भी टैक्स मत दीजिए। इसने भारतीयों को भी टैक्स देने से मना कर दिया। अब भारतीयों को टैक्स देने से मना कर दिया, नुकसान होना चाहिए मीर कासिम को, परंतु अब इसकी जो कंप्लेंट कर रहे हैं वो अंग्रेज कर रहे हैं। कारण यहां से अंग्रेजों के राजस्व में भी हानि हो रही है, क्योंकि पहले वो दस्तक का दुरुपयोग करते थे, तो उस दस्तक के दुरुपयोग को अब रोका जा रहा है। यहाँ पर राजधानी ट्रांसफर कर रहा है, यूरोपियन मॉडल पर सेना विकसित कर रहा है, टैक्स देने पर ये समय समय पर मना कर रहे हैं, दस्तक के दुरुपयोग को रोक रहा है यहाँ पर। उसके अलावा ये
एक्स्ट्रा टैक्स लगा रहे हैं, जिसको कि आप खिजरी कर के रूप में भी जानते हो। इन सभी चीजों से क्या अंग्रेज इसको कोई मेडल पहनाएंगे या फिर अंग्रेज इसके खिलाफ कोई षड्यंत्र रचेंगे। उस षड्यंत्र रचने के क्रम में अंग्रेजों ने इसको 1763 में कहा कि भाई आप हटिए, आपके बस की बात नहीं है, हम एक अगला नवाब घोषित करेंगे और हम हमारे हिसाब से उसको चलाएंगे कि बंगाल का प्रशासन कैसे चलाना है। इस क्रम में उन्होंने सर्वप्रथम मीर जाफर को शासक बना दिया। अब जैसे ही मीर जाफर को शासक बनाया उन्होंने, तो उसके बाद मीर कासिम चला गया अवध के नवाब के पास में। मीर कासिम चला गया अवध के नवाब के पास में। मीर कासिम कहाँ गया? अवध के नवाब के पास में, जो कि उस समय सुजाउद्दौला था, अवध का नवाब। वो जाकर मिला सुजाउद्दौला से। सुजाउद्दौला के पास में पहले से ही एक महाशय विराजमान थे, और उन महाशय को नाम है, जो कि उस समय के मुगल सम्राट थे, शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय। अब इनको समझ में आ चुका था। और क्या समझ में आया? भाई मीर कासिम, सुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, ये तीनों के तीनों एक साथ जुड़ गए। अब ये सोच रहे हैं कि हम किससे युद्ध करें? अंग्रेजों से युद्ध करें। इस क्रम में यहां पर ये अंग्रेजों से लड़ाई करते हैं, जिसको कि आप बक्सर के युद्ध के नाम से भी जानते हो। यहां पर सबसे पहला घटनाक्रम कि मीर कासिम अवध के नवाब के पास गया। अवध का नवाब उस समय कौन था? सुजाउद्दौला। इस अवध के नवाब के पास पहले से ही कौन था? शाह आलम द्वितीय। ये तीनों मिले, तीनों ने सोचा कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर अटैक करेंगे। इस क्रम में इनके मध्य में एक लड़ाई होती है, जिसको कि आप बक्सर के युद्ध के नाम से भी जानते हो। बक्सर जो कि आज का बिहार में पड़ता है, इस जगह इनके बीच में युद्ध होता है, और इस युद्ध का परिणाम निकलता है कि यहाँ पर अंग्रेज जीत जाते हैं। इस युद्ध की यदि हम बात करें, तो इस युद्ध में अंग्रेज जीते हैं, लेकिन अंग्रेज अपनी काबिलियत के बलबूते पर जीते हैं। प्लासी का युद्ध भले ही एक षड्यंत्र था, लेकिन बक्सर के युद्ध ने यहाँ पर बता दिया कि आधुनिक तरीके से सुसज्जित फौज यदि किसी बड़ी फौज से लड़ती है, तो व्यवस्थित रूप से जो फौज होती है, जीत उसी की होती है। और ये घटनाक्रम था बक्सर का युद्ध। इस युद्ध में ऐसा माना जाता है, अब हो सकता है कि इतिहासकारों से लिखने में गलती हो गई हो। कारण उसका यह है कि ऐसा कहा जाता है कि इनकी संयुक्त सेना तो लगभग 1 लाख के आसपास थी, और इनकी सेना केवल और केवल 10,000 थी। अब ये बातें मानने की हो सकती है कि 10,000 व्यक्ति 1 लाख व्यक्तियों को पराजित कर दें। भले ही ये सुसज्जित या आधुनिक अस्त्र शस्त्रों से लैस थी, लेकिन फिर भी 1 लाख की सेना काफी ज्यादा होती है, जो 10,000 की सेना से पराजित हो गई। और बक्सर का युद्ध वह निर्णायक युद्ध था कि जिसने आने वाले लगभग 200 वर्षों के लिए अंग्रेजों की नियति तय कर दी कि आगामी भारत के जो सर्वे सर्वा रहेंगे वो अंग्रेज रहेंगे, और अंग्रेजों के बराबर कोई टक्कर नहीं रहेगी। अब जैसे ही बक्सर का युद्ध होता है, तो बक्सर के युद्ध का भी कुछ ना कुछ परिणाम निकलेगा। अब बक्सर के युद्ध के बाद में अंग्रेज कहते हैं कि भाई आओ एक एक करके बातचीत करो, तुम्हारी समस्याओं का भी हम क्या करेंगे, समाधान करेंगे। उस क्रम में यहाँ पर अंग्रेजों व उस समय के शासक और नवाबों के बीच में कुछ संधियां होती हैं, और उन संधियों को हम इलाहाबाद की संधि के रूप में जानते हैं। इलाहाबाद की संधि क्योंकि ये इलाहाबाद में ही हुई थी। अब यहाँ देखें तो इलाहाबाद की 2 संधियां होती है, पहली संधि और इलाहाबाद की दूसरी संधि। यदि हम पहली संधि की बात करें तो ये लगभग 12 अगस्त 1765 को होती है। यदि हम दूसरी संधि की बात करें तो ये 16 अगस्त
1765 को होती है। जबकि बक्सर का जो युद्ध हुआ था वो 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। संधियां 12 अगस्त 1765 और 16 अगस्त 1765 को होती है। कारण इसका, क्योंकि उस समय इनके बीच में संधियां हुई तो मीर कासिम बक्सर के युद्ध के बाद में भाग गया। अवध का नवाब थोड़ा दिन आतंक मचाया लेकिन बाद में कंट्रोल में आ गया। मुगल सम्राट ने तो सबसे पहले आत्मसमर्पण कर दिए। जहांपना तो अंग्रेजों की गोद में जाकर बैठ गए। जहांपना ने कहा कि भाई आप ही हमारे जहांपना हो। इस क्रम में सबसे जो पहली संधि होती है वो अंग्रेजों व मुगल सम्राट के बीच में होती है। अंग्रेजों व मुगल सम्राट के बीच में। अब इनके बीच में क्या होती है, उस संधि का जो प्रावधान है वो प्रावधान यह कर दिए जाते हैं कि आप बंगाल, बिहार व उड़ीसा, बंगाल, बिहार व उड़ीसा, ये 3 क्षेत्र ऐसे हैं जिन पर आपको बिल्कुल व्यापार करने का अधिकार रहेगा, चुंगी मुक्त, टैक्स मुक्त और हमेशा के लिए, मतलब हमेशा के लिए इनको ये अधिकार दे दिया। अब ये चीज कौन दे रहा है, मुगल सम्राट। किसको दे रहा है, अंग्रेजों को दे रहा है। तो ये बदले में अंग्रेजों को कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। और उस मिलने के क्रम में अंग्रेजों ने मुगल सम्राट को क्या दिया, 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन। अंग्रेजों को मिला बंगाल, बिहार और उड़ीसा का हमेशा के लिए टैक्सेशन राइट। 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन किसको मिल रही है, मुगल सम्राट को। उसके अलावा इलाहाबाद व कड़ाका क्षेत्र, इलाहाबाद व कड़ाका क्षेत्र, इलाहाबाद व कड़ाका क्षेत्र भी यहां पर मुगल सम्राट को दे दिए जाते हैं। इलाहाबाद की दूसरी संधि किनके बीच में होती है, यदि हम उस संधि की बात करें तो ये अवध के नवाब, अवध के नवाब व अंग्रेजों के मध्य में होती है। इस संधि का क्या प्रावधान है, जो दूसरी इलाहाबाद की संधि होती है उस संधि के प्रावधान ये है कि युद्ध हर्जाना अवध का नवाब देगा, और वो कितना देगा, 50 लाख रुपए। ये क्या देगा, युद्ध का हर्जाना देगा। कारण इसका, क्योंकि षड्यंत्र में जो त्रिगुट बनाया था उसका आधार तो इसी ने तैयार किया। भले ही मीर कासिम वो भाग कर गया हो यहाँ पे, लेकिन मीर कासिम तो बक्सर के युद्ध के बाद में भाग गया और बाद में जाकर उसकी मृत्यु भी हो जाती है 1777 के आसपास। लेकिन यहां युद्ध का हर्जाना अवध के नवाब सुजाउद्दौला के ऊपर फोड़ा जाता है और युद्ध हर्जाने के रूप में 50 लाख रुपए का प्रावधान कर दिया जाता है कि हम आपको 50 लाख रुपए देने पड़ेंगे। साथ ही इलाहाबाद व कड़ा का क्षेत्र ले लिया इससे, इलाहाबाद व कड़ा का क्षेत्र। कारण उसका क्योंकि ऊपर दे तो दिया इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र, ऊपर किसको दे दिया, मुगल सम्राट को। उसके अलावा इसने बनारस व गाजीपुर के क्षेत्र में, बनारस व गाजीपुर के क्षेत्र से अंग्रेज टैक्स राइट ले लिया, अर्थात वहां से जो टैक्स वसूलने का काम कौन करेंगे, वो इन रहेगा, वो इनके पास में ही, अवध के नवाब के पास में प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण में। लेकिन छीना किसने, इसने क्या कहती है कि भाई टैक्स हम ही लेंगे, रहेगा भले ही आपके पास में, और टैक्स वसूल करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपॉइंट कर देंगे। और बनारस और गाजीपुर का क्षेत्र भी इन्होंने अपने पास प्रत्यक्ष तौर पर रख लिया। बनारस की पहली संधि, यहाँ पर इलाहाबाद की पहली संधि और इलाहाबाद की दूसरी संधि, जिनमें कि 12 अगस्त 1765 अंग्रेज व मुगल सम्राटों के बीच में होती है। परिणाम आपके सामने, क्या परिणाम निकला, दूसरी संधि 16 अगस्त 1765 को होती है। परिणाम आपके सामने क्या हो रहे हैं, यहाँ पर परिणाम आपके सामने कि 50 लाख रुपए युद्ध हर्जाना के रूप में इलाहाबाद व कड़ा का क्षेत्र वापस ले लिया गया, बनारस व गाजीपुर का क्षेत्र। साथ ही यहाँ पर दूसरी संधि के तहत
अवध से कह दिया गया कि आप सेना नहीं रख सकते, सेना नहीं रख सकते। सेना किसकी होगी? अंग्रेजों की होगी, सेना अंग्रेजों की होगी। ये बात कौन कह रहे हैं? अंग्रेज कह रहे हैं। मतलब अवध पर ये अपना पूर्ण नियंत्रण करने की स्थिति में आ चुके थे। उसके बाद अंग्रेज बंगाल में द्वैध शासन के रूप में कुछ लोगों को अपॉइंट करेंगे। यहाँ पर लगभग 1765 से लेकर 1772 तक का जो समयकाल रहता है वो द्वैध शासन के रूप में रहता है। कारण अंत में यदि आपको पता हो कि मीर जाफर शासक बना 1763 से 1765 के बीच में। अगला जो शासक था उनका क्रम मैं बता चुका हूं। अगला जो शासक बनता है वो होता है नजमुद्दौला। इस नजमुद्दौला जो कि मीर जाफर का पुत्री था, इसको नाम मात्र का, केवल और केवल नाम मात्र का शासक बनाया। और इससे पहले ही कह दिया कि भाई दीवानी कार्यों के लिए, दीवानी कार्यों के लिए यहां पर हम किन्हीं व्यक्तियों को अपॉइंट करेंगे। अर्थात यहां पर आप तो केवल नाम मात्र के रहेंगे और दीवानी कार्य और राजस्व वसूलने के लिए हम कुछ लोगों को रखेंगे, दीवानी कार्यों के लिए और राजस्व के लिए। अब राजस्व के लिए इन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि राजस्व वसूली का काम रहेगा, प्रशासन, राजस्व वसूली व दीवानी कार्य किसको दे दिए? कंपनी को दे दिए। यहां मेन काम था इनका राजस्व वसूली का। और इस राजस्व वसूली के लिए इन्होंने बंगाल, बिहार और उड़ीसा वाले क्षेत्र में 3 लोगों को अपॉइंट कर दिया। भाई आप इस क्षेत्र से टैक्स लाइए, बंगाल से, बिहार से और उड़ीसा से। द्वैध शासन का तात्पर्य यह था कि राजस्व कोई और वसूल करेगा यहां पर। उसके अलावा आंतरिक व्यवस्था, फौजदारी न्याय कोई और देखेगा, और वो देखने वाला कौन था? नजमुद्दौला अर्थात नवाब। इस क्रम में बंगाल में, बिहार में और उड़ीसा वाले क्षेत्र में 3 व्यक्तियों को अपॉइंट कर दिया। बंगाल में इन्होंने रजा खां को, बिहार में इन्होंने सिताब राय को और उड़ीसा में इन्होंने राय दुर्लभ को। ये शुरुआती समय में नहीं आ रही। अंग्रेज अपने इनिशियल टाइम में भारतीयों के सामने नहीं आ रहे हैं। यहाँ बंगाल, बिहार और उड़ीसा, यहाँ पर एक एक व्यक्तियों को अपॉइंट कर दिया। बंगाल में रजा खां को, बिहार में सिताब राय को, उड़ीसा में राय दुर्लभ को कि आप टैक्स वसूलें यहाँ से और हमें प्रोवाइड करवा दो आप टैक्स को। ये काम कौन कर रहे हैं? अंग्रेज कर रहे हैं। इस मूर्ख को शासक क्यों बनाया? भाई तू एक काम करना, केवल और केवल वहां पर केवल और केवल फौजदारी न्याय से संबंधित कानून देखना, क्योंकि असल काम तो इनका राजस्व वसूली का था। इस राजस्व वसूली के लिए इन्होंने 3 व्यक्तियों को अपॉइंट कर दिया। और उसके बाद का जो समयकाल रहता है वो बंगाल में लूट का काल माना जाता है। यदि आप यहां बात करोगे, उसके बाद जो बंगाल का काल माना जाता है वो लूट का काल माना जाता है। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इन्होंने प्रशासनिक ढांचे को तोड़कर रख दिया। जो फसलों के रूप में जो टैक्स लेते थे उस टैक्स की रेट ज्यादा थी। इस समय काल में बंगाल में बेशर्मी व लूट का काल आप कह सकते हैं उसको। एक इतिहासकार है के.एम. पणियक्कर। इन के.एम. पणियक्कर साहब का मानना है कि ये जो समय काल था वो बेशर्मी व लूट का काल था, बेशर्मी व लूट का काल था। क्यों? क्योंकि यहां पर राजस्व वसूली कोई और कर रहा है, प्रशासन कोई और चला रहा है। इस क्रम में इस समय काल को बेशर्मी व लूट का काल कहा जाता है। और इस समय ऐसा माना जाता है कि 1770 में एक
अकाल पड़ा था, और वो अकाल ब्रिटिश स्पॉन्सर अकाल था। मतलब ऐसा नहीं था कि कोई प्राकृतिक आपदा के तौर पर आया हो, वो अकाल कैसा था, ब्रिटिशों द्वारा लाया गया था। क्योंकि जितने भी जो यहाँ पर अनाज पैदा हो रहा है, साथ ही जो खाद्यान्न फसलें हो रही है, उन खाद्यान्न फसलों को इंपोर्ट करके, एक्सपोर्ट करके यहाँ पर कहाँ पहुंचा दिया, ब्रिटेन पहुंचा दिया। इनको यहाँ से भेज दिया, निर्यात कर दिया, और कहाँ चली गई वस्तुएं, ब्रिटेन चली गई। अब भारत वालों के पास उस समय खाने के लिए दाने नहीं है, यहाँ पर खाने के दाने नहीं है। अब खाने के लिए दाने नहीं है तो यह आप भली बात ही जानते हो कि अकाल जैसी परिस्थितियां आएगी। और उस समय के जो परिवार थे वो बड़े भी थे। अब बड़े परिवार होने का मतलब क्या है भाई, अगर अकाल वकाल पड़ा या फिर ज़्यादा तक बड़े परिवार होने का एकमात्र कारण ये माना जाता है कि भाई जितना ज़्यादा फैमिली होगी, जितनी ज़्यादा फैमिली होगी, इसका मतलब है कि उतना ही काम करेंगे। लेकिन उनको ये नहीं पता कि भाई इनका खर्चा भी होता है। साथ ही उस समय अकाल जैसी परिस्थितियां पड़ती थी। लेकिन अगर सोच के देखिए, किसी घर में अगर एक ही बच्चा और अकाल में मर गया तो इसका मतलब घर का कल्याण हो गया। उस वजह से उस समय ज्यादा लोग भी थे, हर एक परिवार के हिसाब से। ओवरऑल जनसंख्या भले ही कम थी, लेकिन परिवार के आय की दृष्टि से और खाद्यान्न उत्पादन की दृष्टि से लोग ज्यादा थे। और जो बचा कुचा माल था वो ब्रिटेन ले जा रहे थे ये लोग। इस काल में भयंकर तरीके से बंगाल को बर्बाद किया जाता है। किसके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा। अंग्रेजों ने यहां पर क्या किया है, बंगाल को बर्बाद कर दिया है। अब यहां पर जैसे इन्होंने बंगाल को बर्बाद किया, यहां पर इन्होंने टैक्सेशन पॉलिसी जैसी लेके आई कि सारी खाद्यान्न, सारी जो वस्तुएं थी उनको ब्रिटेन वालों के पास में पहुंच रही थी। वो अंग्रेज मजे कर रहे थे और भारतीयों की यहाँ हालत खराब हो चुकी थी। कृषि व्यवस्था टूट चुकी थी और 1770 का अकाल भी झेल चुके थे। और यदि आपसे अकाल के समय गवर्नर पूछे तो उस व्यक्ति का नाम था कर्टियर। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि 1770 में अकाल के समय गवर्नर था, उस व्यक्ति का नाम क्या था। फिर यदि हम बात करें यहां पर कि उस समय काल में, अर्थात यहाँ महत्वपूर्ण ब्रिटिश गवर्नर कौन थे उस समय काल में, बंगाल से संबंधित इन गवर्नर जनरलों से कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि जिस समय प्लासी का युद्ध हुआ उस समय वहां का गवर्नर कौन था। साथ ही जिस समय बक्सर का युद्ध हुआ वहां का गवर्नर कौन था। वेंसरटाट का समय काल क्या है, क्योंकि उसने 1760 को क्रांति कहा। साथ ही बंगाल में जब अकाल पड़ा तो वहां उस समय गवर्नर कौन था, जो कि आप कर्टियर के नाम से जानते हो, जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। लेकिन यहाँ आपको इनका नाम ध्यान रखना पड़ेगा कि रॉबर्ट क्लाइव 1757 से 1760 के रूप में। ये मैं पहले बता चुका कि रॉबर्ट क्लाइव जब आया था तो क्लर्क के रूप में आया था। बाद में इसकी योग्यता नहीं से क्लर्क से लेकर गवर्नर तक के पद तक पहुंचा दिया। अर्थात यदि हम बात करें कि क्लर्क प्लस यदि उत्प्रेरक के रूप में योग्यता हो तो आप कहाँ पहुंच सकते हो, गवर्नर के पद तक भी पहुंच सकते हो। ये बात हम क्या कह रहे हैं, यदि आप क्लर्क हो और आप में योग्यता है तो आप कहाँ तक भी पहुंच सकते हो, गवर्नर के पद के पहुंच सकते हो। यहाँ आप इतिहास से सीख सकते हो। और ऐसा करने वाला व्यक्ति कौन था, रॉबर्ट क्लाइव, जो शुरुआत में क्लर्क बन के आया और पहुंच गया गवर्नर के पद तक। इसका जो समय काल है वो 2 पीरियड में रहता है। ये 2 बार आया था, एक 1757 से 60 के मध्य में, एक 1765 से 1767 के मध्य में। 1765 से 1767 के मध्य में। साथ ही एक वेंसस्टार्ट नाम का व्यक्ति आता है जिसकी हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि 1760 से लेकर 1765 तक का रहता है इसका समय काल। उसके बाद एक और व्यक्ति आता है जिसका नाम है हेनरी बरेलास्ट। इसके यदि हम टाइम पीरियड की बात करें तो इस हेनरी बरेलास्ट का टाइम पीरियड आता है 1767 से 1769 एडी के बीच का। उसके बाद जो बंगाल का उस समय कर्टियर के समय क्या पड़ा था, अकाल पड़ा था। तो इसके समय काल की बात करें तो वो आता है 1769 से 1772 के बीच में। अब 1769 से 72 के बीच में इसका समय काल
रहता है, 1769 से 1772 के मध्य में। बंगाल का जिस समय अकाल पड़ा था 1770 का। इनके बाद एक व्यक्ति का आगमन होता है जो कि वारेन हेस्टिंग्स था, और उसका आगमन कब हो रहा है यहाँ पर 1772 ईडी में। वो बंगाल आएगा, बंगाल में देखेगा कि यहाँ की भू राजस्व व्यवस्था की क्या हालचाल है। उसने देखा कि बंगाल की भू राजस्व व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। जैसे ही वो आएगा तुरंत द्वैध शासन को समाप्त कर देगा। तो यदि आपसे पूछा जाए कि बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त करने वाला व्यक्ति कौन था, तो वारेन हेस्टिंग्स। कारण, क्योंकि शुरुआती समय में तो बंगाल में इन व्यवस्थाओं को लागू करने से प्रशासनिक रूप से और राजस्व में भी अच्छा खासा फायदा हुआ, लेकिन कालांतर में जाकर बिल्कुल अर्थव्यवस्था चरमरा गई और लास्ट में वारेन हेस्टिंग्स ने कह दिया कि भाई अब इस व्यवस्था को समाप्त किया जाता है। रही बात बंगाल की, तो बंगाल में इसके बाद पूर्ण रूप से कब्जा हो जाता है। मुगल सम्राट की जो छद्म प्रभु सत्ता थी उसको भी यहाँ पर, अर्थात जो आंशिक रूप से उनका नाम चल रहा था, उसको भी खत्म करने का काम किसने किया? वारेन हेस्टिंग्स ने। मतलब 1772 में जाकर पूर्णतः अंग्रेजों का नियंत्रण हो जाता है। किसी भी मुगल सम्राट की परमिशन की आवश्यकता नहीं है, ना ही मुगल सम्राट से परमिशन लेने की आवश्यकता थी वहां पर। अब 1772 के बाद में वारेन हेस्टिंग्स ये डिसीजन ले लेता है कि अब कोई भी मुगल सत्ता का प्रभु यहाँ पर प्रभु सत्ता नहीं रहेगी, साथ ही पूरा जो नियंत्रण रहेगा वो यहाँ पर अंग्रेजों का रहेगा। और इसी क्रम में यहाँ पर बंगाल में आगे जो शासन करते हैं वो कौन करते हैं? अंग्रेज करते हैं। आज की जो क्लास रहेगी वो, उसमें हमने पूरे बंगाल को देखा। अब बंगाल के बाद अगली जो हम क्लास लेकर आएंगे वो अलग टॉपिक से संबंधित होगी। आज की क्लास में हमने बंगाल की शुरुआत से लेकर अंत तक हमने सभी घटनाक्रमों का सिलसिलेवार अध्ययन किया है। इन वीडियोस के बारे में आपको समय समय पर अवगत करा दिया जाता है कौन सी वीडियो कब डल रही है। इनको निरंतर देखते रहिए, कारण है कि आपकी सभी एग्जामों के लिए लाभदायक रहते हैं। सभी तथ्य बिल्कुल वेरीफाई है, किसी भी तथ्य में कोई भी कमी नहीं है। आप केवल इनको देखिए, आपकी कॉलेज एमए वगैरह या फिर नेट वगैरह जिस किसी भी एग्जाम है, पूरे भारत की ऐसी एग्जाम जहाँ इतिहास विषय पूछा जाता है, आपके लिए लाभदायक रहेंगी। तो देखिए आप इन सीरीजों को, और नीचे कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव भी दीजिए कि यदि हम कुछ और भी आप लोगों के लिए कर सके तो। केवल लाइक करने पे ही ध्यान ना दें, कमेंट भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और कुछ महत्वपूर्ण सुझाव यदि आप देना चाहते हो तो आपका स्वागत है, उन पर अमल किया जाएगा। कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। धन्यवाद।